जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट 14 दिसंबर 2024 वाली परीक्षा के लिए SST का एक महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हम प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हमने टारगेट बनाया था कि 2011 से 2024 तक जो भी हमारे प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं प्रश्न पत्र में, वो हम अपना सीरीज को लेकर चल रहे हैं और टॉप क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, हमने इससे पहले 5 वीडियोज प्रीवियस क्वेश्चन का बना चुके हैं और SST की प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है, उसमें बहुत सारे SST के वीडियोज हमने बनाए हुए हैं, उनको जाकर जरूर देखिएगा। आइए अगला सेशन हम शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों को भी शामिल करते हुए बाबा गुरु नानक की रचनाओं को गुरुमुखी में संकलित किया था। तो देखिए, यहाँ पर बाबा गुरु नानक ने अपनी रचनाओं में गुरुमुखी में संकलित किया था। वो कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, गुरु अंगद थे, गुरु अर्जन या फिर गुरु तेग बहादुर। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा हमारा गुरु अंगद। ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गुरु अंगद। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करेंगे। देखिए, थोड़ा स्पीड तरीके से करेंगे क्योंकि हमारी सीटेट की जो परीक्षा है दिसंबर में बहुत ही करीबी परीक्षा होने वाली है। जल्दी हम प्रश्नों को डिस्कस करेंगे क्योंकि परीक्षा हमारी नज़दीक है। देखिए, वीडियो की तैयारी हम बहुत अच्छे से करवा रहे हैं आप सभी के लिए और SST की प्लेलिस्ट को जाकर जरूर देखिएगा, आपको हेल्प मिलेगा उन वीडियोज़ को देखकर। तो देखिए, अगला हमारा प्रश्न है कि नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है? तो देखिए, नारी मताधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मांग है? तो देखिए, महिलाओं के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए नौकरशाही भूमिका का अधिकार, धनी महिलाओं के लिए वयस्क मताधिकार या फिर श्रम वर्ग के लिए वयस्क मताधिकार। तो देखिए, नारी मताधिकार का मतलब आंदोलनकारियों का जो मुख्य मांग है वो है महिलाओं के लिए मताधिकार, यानी महिलाओं को मताधिकार, अपना जो वोट देने की अनुमति है वो मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम समझते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं क्योंकि? तैराक मृत सागर में कैसे तैर सकते हैं? पवनें सागर जल की सतह पर तीव्र गति से चलती हैं या फिर इस सागर में ठंडी धाराओं की अपेक्षा गर्म धाराओं की उत्पत्ति अधिक है, या यह सागर निम्न ज्वार भाटाओं की अपेक्षा उच्च ज्वार भाटों को अधिक अनुभव करता है, या फिर नमक की मात्रा की अधिकता सागर को संघनित करती है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर लिखा है इसके बाद सागर को क्या करती है? संघनित करती है। क्या करती है? संघनित करती है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। तो देखिए, नमक की मात्रा समुद्र में इसलिए तैराक मृत सागर में तैर सकते। तो ऑप्शन चौथा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि नमक की मात्रा की अधिकता सागर को संघनन करती है, संघनित करती है। तो ऑप्शन चौथा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रीवियस क्वेश्चन, बहुत बार परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है। देखिए, हमारा आज का अगला प्रश्न है कि ऋतुएं निम्नलिखित कारणों में से किस कारण से होती हैं? तो देखिए, ऋतु कैसे बदलती हैं। देखिए, जैसे जाड़ा आ गया, जाड़े के बाद गर्मी, बरसात, ऐसी जो ऋतुएं होती हैं वो कैसे बदलती हैं? तो ऑप्शन 1 हमारा है, पृथ्वी का अक्ष अपने कक्षीय सतह से 66 सही 1/2 डिग्री का कोण बनाता है। मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिण पर पड़ती हैं, या फिर पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुकाव होना, या फिर अगला है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर इर्द गिर्द घूर्णन के कारण आवा मंडल बनता है। तो किस कारण से ऋतु बनती हैं? हमने 4 ऑप्शन दिए, तो 4 ऑप्शन में हमारा जो राइट आंसर है वो हमारा है तीसरा ऑप्शन। क्या है? तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष का झुकाव होना। तो देखिए, ये हमारा तीसरा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पृथ्वी का परिक्रमण करना और एक ही दिशा में उसके अक्ष पर झुकाव होना। तो इस प्रकार ऋतुएं हमारी बदल जाती हैं। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से शुरू कर वायुमंडल की परतों से सही क्रम का चयन कीजिए। तो देखिए, पृथ्वी की सतह से जो हम शुरू करते हैं, वायुमंडल की जो परतें हैं उनका सही क्रम क्या है? तो देखिए, सही क्रम हमारा हो जाएगा, समताप मंडल है, मध्यमंडल, बाह्यमंडल या बाह्य वायुमंडल या बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल। तो देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि हमारा यहाँ पर यह कि पृथ्वी की सतह से शुरू हो रही है। तो पृथ्वी की सतह से अगर शुरू हो रही है, जितने भी हमारे ऑप्शन दिए हैं, तो पृथ्वी की सबसे पहली सतह होती है वो हमारी होती है क्षोभ मंडल। तो देखिए, सबसे पहली सतह क्षोभ मंडल किस में दिया है? दूसरे ऑप्शन में दिया है क्षोभ मंडल। उसके बाद होती है समताप मंडल,
मंडल, मध्यमंडल, बाह्य वायुमंडल और बहिर्मंडल। देखिए क्षोभ मंडल में हमारी मौसम संबंधी घटना सारी होती हैं। समताप मंडल में क्या होता है, हमारा हवाई जहाज उड़ जाते हैं आसानी से, और हमारी यहाँ पर क्या है, ओजोन परत भी है। तो इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल क्रम वाइज है, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल आता है, समताप मंडल के बाद क्या होता है, मध्यमंडल, मध्य वायुमंडल या फिर बहिर्मंडल। तो हमारी ये पांचों परतें बिल्कुल क्रम वाइज हैं दूसरे ऑप्शन में, तो यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हमें क्या है, यहाँ पर दिमाग से हमने किया कि हमने सबसे पहले क्या देखा, क्षोभ मंडल आता है, तो सबसे पहले क्षोभ मंडल किस में दिया है, दूसरे ऑप्शन में दिया है, तो यही हमारा सही क्रम हो जाएगा। नेक्स्ट समझते हैं, अगला हम प्रश्न समझते हैं। देखिए अगला हमारा प्रश्न है, भारत में 1772 यानी 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत के संबंध में ए और बी कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम कथनों को पढ़ते हैं, उसके बाद सही उत्तर का चयन करते हैं। हमारा पहला कथन है, ये एक फौजदारी अदालत थी। बी हमारा कथन है, ये यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न को जब आप पढ़ लेंगे अच्छे से, तो राइट आंसर निकालने में आपको कोई भी कमी या कोई भी गलती आप नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, ये एक फौजदारी अदालत थी, लेकिन प्रश्न में क्या दिया गया है कि भारत में 1772 में स्थापित की गई दीवानी अदालत, कौन सी, दीवानी अदालत के संबंध में पूछा गया है। जब दीवानी अदालत के संबंध में पूछा गया तो फौजदारी अदालत यहाँ पर गलत हो जाए, यहाँ पर दीवानी अदालत होता तो यहाँ पर सही होता। तो इसलिए हमारा पहला कथन जो है वो गलत है, और ये हमारा दूसरा कथन है, ये यूरोपियन जिलाधीशों की अध्यक्षता में चलता था, तो ये बात हमारी सही है। इसलिए हमारा पहला कट जाएगा, पहला क्या हो जाएगा, गलत, और दूसरा सही। तो पहला गलत और बी सही हमारा कौन से में, दूसरे ऑप्शन में। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ए गलत है और बी सही है। अगला देखेंगे, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नारी मत अधिकार आंदोलनकारियों की निम्नलिखित में से कौन सी मुख्य मांग है। ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया, तो इसका राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन है, महिलाओं के लिए मताधिकार। ऑप्शन ए के यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है। तो देखिए कौन सा देता है, महिलाएं बहुत भावुक होती हैं, ये क्या रूढ़िबद्ध धारणा है। महिलाएं फैशन परस्त होती हैं, ये भी रूढ़िबद्ध धारणा है। महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती हैं, महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती हैं। तो देखिए महिलाएं पालन पोषण करने वाली होती है, ये भी क्या है, रूढ़िबद्ध धारणा है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि कौन सा लिंग जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को चुनौती देता है। तो देखिए चुनौती इसमें तीसरे ऑप्शन में दी गई है कि महिलाएं जिम्मेवार वाहन चालक होती है, यहाँ पर चुनौती दी गई है कथन में। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला समझते हैं, देखिए अगला हमारा है, रक्षक मेखलाएं मदद करती हैं। तो किसमें मदद करती हैं, पवन की गति को रोकथाम कर मृदा आवरण के संरक्षण में, या फिर मृदा में नमी बनाए रखने में, मृदा के ऊपर से जल के प्रवाह को मंद करने में, या फिर अवनालिकाओं को बनने से रोकने और मृदा क्षय को बचाने में। तो देखिए रक्षक मेखलाएं क्या करती हैं, तो रक्षक मेखलाएं हमारा करती हैं पवन की गति को रोकथाम कर मृदा का आवरण संरक्षण में, यहाँ पर मदद करती हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को कौन निर्धारित करता है। तो देखिए उच्चावच करता है, समय करता है, वनस्पति जात प्राणी जात करता है, या फिर जलवायु करती है। तो देखिए मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निर्धारित करता है समय। कौन करता है, समय करता है। इसलिए दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सभी दोस्तों के लिए वीडियो को शेयर कर दें, जिससे सभी दोस्तों के लिए, आप सभी के स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए हेल्प मिल सके। और उन सबको प्लेलिस्ट का शेयर बटन भी बता देना कि प्लेलिस्ट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो सीटेट के हमने बनाए हुए हैं, एसएसटी के, जो आप सभी के लिए आने वाली दिसंबर परीक्षा के लिए बहुत ही मदद करेंगे। तो दोस्तों अगला हमारा प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से हुआ।
तो देखिए यहाँ पर सबसे बताया कि 18वीं शताब्दी में जो अंतिम चरण में बम्बई, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसियों का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी के किन व्यापारिक केंद्रों से शुरू हुआ था। तो देखिए सूरत, मद्रास, कलकत्ता। तो देखिए यहाँ पर सूरत, मद्रास, कलकत्ता, नागपुर, मदुरै, दिल्ली। तो देखिए दिल्ली तो है नहीं। अगला है पुणे, मद्रास और कलकत्ता। तो देखिए पुणे भी नहीं है। सूरत, मदुरै और दिल्ली। तो दिल्ली तो कट गया, दिल्ली इसमें भी नहीं है। तो अब देखिए ये 3 ऑप्शन में कटिंग हो गया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन सूरत, मद्रास और कलकत्ता। पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि सूरत, मद्रास और कलकत्ता से शुरू हुआ था। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है। तो देखिए भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को, संसद को, न्यायपालिका या फिर अटॉर्नी जनरल को। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो होगा वो भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किसे माना जाता है, वो माना जाता है न्यायपालिका को। किसको? न्यायपालिका को माना जाता है। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। तो देखिए सबको पता है, यहाँ पर तो बिल्कुल है ही नहीं, 5 हमारा क्या हो जाएगा 5। भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है, तो 5। ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है। तो देखिए पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है, तो हमारा देखिए स्टेशन हाउस अफसर है, पुलिस अधीक्षक है, अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी है, होम इंस्पेक्टर है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, पुलिस थाने के प्रभारी की बात हो रही है, उसका पदनाम क्या होता है, तो होता है स्टेशन हाउस अफसर। स्टेशन हाउस अफसर। ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है देखिए अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 यानी 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था। तो देखिए दलित एवं अल्पसंख्यक को, अल्पसंख्यक एवं आदिवासी को, आदिवासी एवं दलित या केवल अल्पसंख्यक। तो देखिए अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को जो पारित किया गया था समुदाय न्याय दिलाने के लिए, वो किया गया था आदिवासी एवं दलित के लिए। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आदिवासी एवं दलित। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न। अगला हमारा प्रश्न है ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे क्या कहा जाता है। तो देखिए एक से ज़्यादा स्तर की सरकारें हों तो उसको कहा जाता है हमारा संघवाद। क्या कहा जाता है? संघवाद कहा जाता है। ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, संघवाद। नेक्स्ट अगला हमारा प्रश्न है, देखिए कथन वाले प्रश्न की बात करेंगे। कथन वाला प्रश्न हमारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आजकल सीटेट की परीक्षा में कथन वाले प्रश्न ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है। तो देखिए पहला हमारा कथन है सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना या फिर न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना। तो देखिए हमारी दोनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, ये बात हमारी सही है। न्यूनतम मेहनताना कानून पारित करना, तो न्यूनतम मेहनताना हमारा जो भी कानून पारित करना है वो कार्य होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं, तो ए और बी दोनों बिल्कुल राइट है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है देखिए सूफी संत के मकबरे को कहा जाता है तो सूफी संत के जो मकबरे होते हैं उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है। तो देखिए दरगाह में क्या होता है, मकबरे का मतलब यहाँ पर होता है कि यहाँ पर कब्र बनाई जाती है। क्या? मकबरे बनाई जाती है। दरगाह का मतलब होता है यहाँ पर क्या होता है, मरे हुए इंसान के क्या बनाए जाते हैं, कब्र बनाए जाते हैं। कब्र क्या बनाए जाते हैं? कब्र बनाए जाते हैं, मकबरे बनाए जाते हैं। तो वहाँ पर उसको क्या कहते हैं? दरगाह, जहाँ पर हमारी क्या है, दाह संस्कार होता है। तो सूफी संत के मकबरे को किसके? दरगाह के नाम से जाना जाता है। और देखिए ईदगाह यहाँ पर जो दिया है, ईदगाह में क्या करते हैं लोग, क्या करते हैं,
जब हमारी ईद वगैरह होती है तो वहाँ पर क्या करते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं। क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर इस समझते हैं, यहाँ पर कभी मिलान के लिए प्रश्न भी आ जाता है। तो सूफी संत के मकबरे को क्या कहा जाता है, तो वहाँ पर कहा जाता है दरगाह, और जहाँ पर प्रार्थना की जाती है उसको क्या कहा जाता है, ईदगाह कहा जाता है। अगला देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न है, विशिष्टाद्वैत का सिद्धांत 11वीं शताब्दी में प्रस्तावित किया गया रामानुज द्वारा, बासवन्ना द्वारा, एकनाथ द्वारा या सकुबाई द्वारा। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हमारा हो जाएगा रामानुज द्वारा, बासवन्ना द्वारा, सकुबाई द्वारा या फिर एकनाथ द्वारा। तो देखिए इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा किसका, सकुबाई द्वारा। ऑप्शन चौथा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गैरीसन नगर से अभिप्राय है। तो गैरीसन नगर से क्या अभिप्राय है कि नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है, या फिर किलेबंद बसाव जहाँ पर सैनिक रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, किलेबंद बसाव जहाँ पर सैनिक रहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, छावनी होता है। इसका मतलब क्या होता है, छावनियाँ। यहाँ पर जहाँ पर जो छावनी होती है, जहाँ पर जो सैनिक हमारे रहते हैं, सैनिक के रहने का स्थान छावनी, यानी उसको क्या कहा जाता है, गैरीसन नगर कहा जाता है। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला समझते हैं, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है। प्रमुख संघटक का मतलब होता है कि सबसे आगे कौन है वायुमंडल में। तो देखिए ऑक्सीजन हमारी कितनी होती है, 21% होती है। कितनी होती है, 21% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, न्यूनतम होती है। नाइट्रोजन हमारी कितनी होती है, 78% होती है। कितनी होती है, 78%। हीलियम भी हमारी न्यूनतम में आती है। तो यहाँ पर सबसे अधिक की बात की गई है, कौन सा प्रमुख संघटक है, तो हमारा है वो नाइट्रोजन। सबसे क्या हो जाता है, ज़्यादा पाया जाता है वायुमंडल में, नाइट्रोजन पाया था। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है। तो देखिए हिमनद के निक्षेपण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, हिमोड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिमोड़। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यह वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाई जाती है। ये इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कौन सा है, कौन सा है ये, शंकुधारी वन। कौन सा है, शंकुधारी वन है। ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों बातें बिल्कुल सही है कि ये वनस्पति उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों से 50 डिग्री से 70 डिग्री में पाई जाती है शंकुधारी वन में, और इसे टैगा के नाम से भी जाना जाता है। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। देखिए यहाँ पर नेगेटिव पूछा है। क्या पूछा है, नेगेटिव पूछा है। यहाँ पर अफर्मेटिव ने पूछा है, तो नेगेटिव आंसर यहाँ पर देना है। तो मैदानी क्षेत्र में ओक्स बो लेक चाप झील चिन्हित है। तो ये क्या है, ब्रह्मपुत्र बेसिन की क्या है, विशेषता है। मैदानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व तो अति अधिक है, ये बात भी सही है, ये गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का बात है। डेल्टा क्षेत्र में मैनग्रोव वनों में आच्छादित है, ये बात भी सही है। तो भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है। तो देखिए यह इसकी गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की विशेषता नहीं है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ये किसकी है, अमेजन बेसिन की। किसकी है, अमेजन बेसिन की विशेषता है, अमेजन की, अमेजन बेसिन की विशेषता है। इसलिए जो चौथा ऑप्शन हमारा गलत है भाई, हमारा राइट आंसर है चौथा ऑप्शन। देखिए ये तीनों जो विशेषता हैं वो किसकी हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की है। और यहाँ पर नेगेटिव पूछा है कि विशेषता नहीं है। तो ये चौथी जो विशेषता है, भूमि कृषि के लिए इस क्षेत्र में कर्तन और दहन कृषि की जाती है, तो ये अमेजन बेसिन की विशेषता है। इसलिए चौथा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा आज का प्रश्न है कि एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक या अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए। तो कौन सा लक्ष्य होना चाहिए, कंठस्थ कराना, तो देखिए याद नहीं करवाना है। सापेक्ष महत्व का निर्माण करना, ये सही है। पाठचर्या को पूरा करना, देखिए हमारे अभ्यास जो हमारे पाठ होते हैं उनको पूरा करना, ये बात भी नहीं होनी चाहिए। परीक्षा उत्तीर्ण, इसके लिए भी लक्ष्य नहीं होना चाहिए, परीक्षा उत्तीर्ण करवाने के लिए नहीं पढ़ाना चाहिए।
तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा सापेक्ष महत्व का निर्माण करना, कि हम वो किस लिए पढ़ रहे हैं और उसका महत्व क्या है उसको समझाना चाहिए अच्छे से। तो दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे हमारे एसएसटी के सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप सभी के लिए बहुत ही समझ आए होंगे और वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा होगा। तो वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियोज आप सभी लोगों तक पहुंच सकें। गाइस थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।